टीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ कुछ ही देर में होंगे जमील। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज मौसम जो है वो बहुत ही खुशगवार है, प्लेजेंट है, बारिश हो रही है और शायद यही वजह है कि जमील भी कहीं स्टक हो गए हैं ट्रैफिक में, या फिर मुझे लगता है कि बारिश को एंजॉय करते करते कहीं हलवा पूरी खाने चले गए हैं। खैर, अगर मौसम की बात करें तो आज सुबह आते हुए जब मैं ऑफिस आ रही थी तो एक बड़ा ही अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस था कि मेरा मूड इतना प्लेजेंट और दिल कर रहा था कि बारिश से रिलेटेड कोई आप गज़ल सुने या फिर कोई सॉफ्ट म्यूजिक सुने, और मैं सुनती भी आई तो इट इम्पैक्टेड माई मूड अलॉट। खैर, रात को चूंकि थोड़ी सी रेस्टलेसनेस की वजह से मैं प्रॉपरली सो भी नहीं सकी एंड कुछ और भी रीजंस थी, लेकिन जब मैं सुबह उठी और ऑफिस आ रही थी तो मौसम की वजह से मेरा मूड जो है वो बहुत प्लेजेंट हो गया। और 4 दिन पहले प्रॉबेबली मैं एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ी थी, इट वॉज अबाउट बिहेवियर एंड वेदर, और उसमें पब्लिश ये हुआ था कि मौसम का डायरेक्टली ताल्लुक होता है हमारे मूड स्विंग्स के साथ। अक्सर लोगों को आप देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत हॉट टेम्परेचर होता है तो उनका टेम्परामेंट बहुत जल्दी लूज होता है और उनको गुस्सा भी बहुत आता है। लेकिन अगर मौसम प्लेजेंट है तो इट अफेक्ट्स योर मूड इन अ पॉजिटिव वे और बड़ा अच्छा और एक लाइवली सा मूड होता है। तो मुझे लगता है हम अपने लाहौर की जो कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारी ज़ैनब शहबाज, उनकी तरफ जानते हैं कि लाहौर का मौसम कैसा है और ज़ैनब कितना एंजॉय कर रही है और ज़ैनब का मूड कितना अच्छा हुआ है इस मौसम से। जी ज़ैनब। है ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जैसा मौसम होता है वैसा ही मूड होता है। और यकीन माने कि मैं इस वक्त बाहर खड़ी हूँ और इतना मज़ा आ रहा है। लाहौर का मौसम इतना दिलफ्रेब है, इस वक्त हल्की बूंदाबांदी जो हो रही है, हर तरफ ग्रीनरी जब आप देखते हैं तो इतनी खुशगवार सा मूड हो जाता है, इतना खूबसूरत एहसास होता है कि मैं आपको वो बयान नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में आप स्टूडियो बैठ के इस मौसम को खूब इंजॉय करेंगे और जब आप ऑफिस आई होंगी तभी भी आप इसको खूब इंजॉय कर रही होंगी। ये मौसम है ही ऐसा कि एकदम दर्जा बढ़ा, और अब कल शाम से ही मौसम जो है वो इतना खूबसूरत हो गया, तेज़ बारिश, और इसके बाद अब सुबह से ही आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं और हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और यकीन माने मैं खुद तो इस मौसम को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अब सोच रही हूँ कि काम से छुट्टी लूँ और फटाफट लाहौरियों की तरह बिल्कुल हलवा पूरी खाने पहुँच जाऊँ, कॉफ़ी के साथ इस मौसम को एंजॉय करूँ। तो बहुत मज़ा आ रहा है यकीन माने। और मेरे ख्याल में आप समेत तमाम लाहौरिये जो है वो इस मौसम को खूब एंजॉय करेंगे और मैं उनको भी ये कहूँगी कि वो इस मौसम को एंजॉय करें, क्योंकि बहुत अरसे के बाद ये मौसम आया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम की जो बारिश की मज़ीद पेशगोई भी की है। दर्जा जो है वो बिल्कुल कम होके रह गया है, कम से कम इस वक्त जो दर्जा आ रहा था वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जो पिछले 2-3 दिन या पिछला कुछ अरसा जो गुजरा है वो काफ़ी गर्मी वाला था, हब्स वाला था, लेकिन अब कल से जो मौसम है वो बहुत खूबसूरत है। हर तरफ फूल है, कुदरत के रंग निखरे हुए नजर आ रहे हैं, परिंदे जो है अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम तो फिर इंसान है तो जो है वो मूड पे डिपेंड करते हैं, तो वो बहुत मज़ा आ रहा है। यकीन माने कि बहुत ज़्यादा इस वक्त प्लेजेंट मौसम है। रंग बिरंगे जो स्पेशली बहार की आमद का पता बताते हैं, आज पता चल रहा है कि बहार का मौसम भी आ गया है, ठंडी हवाएं हैं, हर तरफ अपना ही एक मज़ा है, अपने तरीके से एक इंजॉयमेंट हो रही है। और मेरे ख्याल में अभी ये मौसम वैसा है कि साथ एक कप कॉफ़ी का हो या चाय का हो तो हम इस मौसम को मज़ीद एंजॉय कर सकते हैं। और एक जो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ कि जो पिछले कुछ अरसे में एक फ़िज़ाई आलूदगी का माहौल था वो अब बिल्कुल ठंडी हवाओं ने जो बारिश हो रही है उससे छुट्टी करवा दी है। तो ये मौसम तो मेरे लिए तो मैं तो खुद बहुत एंजॉय कर रही हूँ और होपफुली बिल्कुल सही कह रही हैं आप ज़ैनब, और आपको देख के मेरा भी दिल जल्दी से शो खत्म हो और मैं भी बाहर जाऊँ और अच्छा सा जाके नाश्ता करूँ। जिस तरह आपने लाहौरियों को पैगाम दिया कि बाहर जाएं, एंजॉय करें, नाश्ता करें। ज़ैनब, यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगी कि कितने दिन और बारिश का इम्कान है? पेशन गोई की गई थी कि शायद 15 से 20 दिन तक ये सिलसिला जो है बारिशों का ये जारी रहेगा मेट डिपार्टमेंट की जानिब से, आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल है ना, महकमा मौसमियात ने 16 से लेकर यानी कल से लेकर 20 मार्च तक जो है वो बारिश की पेशगोई की है। और सिर्फ लाहौर में नहीं है बल्कि पंजाब भर के पेशतर इलाके हैं, बलाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा आइंदा 24 घंटों के दौरान और 20 मार्च तक ये सिलसिला जारी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब बारिश हो रही है, चाहे वो लाहौरियों चाहे वो शहर के बाहर जा रहे हैं, तो एहतियात लाजमी बरतें, क्योंकि इन दिनों में बारिशों में सड़कों पर फिसलन हो जाती है, बहुत सारे नाखुश
नागवार हादसात पेश आ जाते हैं, लेकिन ये कहूँगी तमाम मुल्क भर के नाजरीन से जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनसे ये कहूँगी कि मौसम इस तरह का इंजॉय तो लाजमी करें, लेकिन साथ में एहतियात भी लाजमी है, क्योंकि मरी इस्लामाबाद वाली साइड पर लैंडस्लाइडिंग का भी बताया गया है, तो उससे जो है वो इज्तराम करें, सफ़र कर रहे हैं उससे जो है वो थोड़ी सी एहतियात बरतें, ताकि मौसम तो इंजॉय हो ही हो, लेकिन आप अपना जो है एहतियात के साथ दूसरे शहरों में सफ़र भी कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आप हमें वेदर अपडेट दे रही थी और आई फील एनवियस आपको बाहर देख के इतने प्लेजेंट मौसम में। आई वुड लाइक टू रिपीट कि इसके बाद फ़ौरन से मैं जाऊंगी बाहर और कुछ अच्छा जाके खाऊंगी, और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि वेदर का इम्पैक्ट होता है मूड पर, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर। जब दिन का आगाज़ इतने अच्छे मौसम से हो तो मुझे लगता है सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, और मेरा दिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरने वाला है। जी खैर, आगे बढ़ते हैं। और इस टाइम मैं जमील को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, खैर 2 रीजंस की वजह से। एक तो मेरी जो फेवरेट टीम है, बल्कि आप सबकी जो फेवरेट टीम है मुल्तान सुल्तान्स, वो ऑलरेडी जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल्स के लिए, लेकिन फाइनल्स के लिए भी मुकाबले जारी थे। और कल जो मैच हुआ पाकिस्तान सुपर लीग के पहले एलिमेंट्री मुकाबले में, उसमें जो पेशावर ज़ल्मी थी उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ट्रॉफी की दौड़ से बाहर कर दिया। और पेशावर ज़ल्मी, जिसको मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी थी, मुल्तान सुल्तान्स को भी मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी थी, और दोनों टीम्स मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह फाइनल में पहुंच जाएंगी और इनका टाकरा होगा। लेकिन एक्साइटमेंट जो है जो ना मेरी बहुत ज़्यादा है, और एक्साइटमेंट लेवल इतना मेरा ज़्यादा है कि मैं इस वक्त एलिमिनेट करने की बात हो रही थी, और उसमें कहते कहते एक्साइटमेंट में ही मेरे मुंह से निकल गया कि एलिमेंट्री। तो आई थिंक ऐसे हो जाता है एक्साइटमेंट में। अगर जमील होते तो उस वक्त ज़्यादा इंजॉय करते और हम इस चीज़ को मिलकर सेलिब्रेट भी करते, और फिर मैं जमील की लेग पुलिंग करती। खैर, अगर बाबर आजम की हम बात करें तो बहुत अच्छी उनकी कल परफॉर्मेंस थी, और जमील हमेशा से उनको डिफेंड करते रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते रहते हैं, और हम सबको बताते रहते हैं कि इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। और कल के मैच के बाद तो आई थिंक हम सब लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि नहीं, ही इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेयर। लेकिन अब जमील आएंगे और हम बाकायदा जो है ना प्रोग्राम के अख्ताम में इस पे बात करेंगे PSL में कि क्या आगे जाके होने वाला है, कौन सी टीम जो है वो क्वालिफाई कर पाएगी फाइनल्स में। और ये थी हमारी PSL की अपडेट, जितनी एक्साइटेड मैं हूँ। खैर, मेरी तो एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और ही है, बट आई एम मिसिंग जमील हेयर एंड आई विश कि वो जल्दी से यहाँ पर आ जाएं। और मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर साहब भी कुछ अपडेट दे रहे हैं कि ब्रेक के बाद जमील हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। लाहौर हाई कोर्ट ने जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन पर हुक्म इम्तना में आज तक तौसीह की, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 19 मार्च को जलसा करने से भी रोक दिया गया। जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्त खारिज कर दी गई है, और उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं। अदालत ने इमरान खान को गिरफ्तार करके 18 मार्च को अदालत में पेश करने का हुक्म बरकरार रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेश होने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए है, और अदालत में पेश होने से कभी इनकार नहीं किया। ये मुझे इस जगह बुला रहे हैं जिस पर मुझे सिक्योरिटी खदशात हैं। तो इस सारे मामले पर बात करते हैं। सीनियर एनालिस्ट ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ हैं। ज़मीर हैदर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल जी। लवली वेदर इन लाहौर। अभी आपके आने से पहले हिरा बता रही थी, और इस्लामाबाद में भी सुबह से बारिश हो रही है। आप मतलब इंटरमिटेंट रेन, थोड़ी वक्त, हर वक्फे के बाद थोड़े वक्फे के बाद बारिश हो रही है। वेदर इज ग्रेट, लेकिन पॉलिटिकल वेदर जो है वो इतना मजेदार नहीं नजर आ रहा। यस, ये पॉलिटिकल वेदर जो है, अब इसको किस तरफ होते हुए देख रहे हैं आप? क्योंकि आपने जैसा जिक्र किया, वक्फे से बारिश जारी है लाहौर और इस्लामाबाद में, तो ये जो पॉलिटिकल वेदर है, क्या इसमें शदीद तूफानी बारिशों का भी खदशा है? देखें, आइंदा आने वाले दिनों में लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि अगर अभी इमरान साहब, अब कहा जा रहा है कि वो कल आएंगे इस्लामाबाद और उस सेशन कोर्ट में अपने आप को जो है वो वहाँ हाजिरी ज़रूर देंगे और आएंगे। तो अब आइंदा देखते हैं कि अगर क्या प्लान्स क्या हैं, क्योंकि अगर इतनी डेस्परेशन से बुलाया जा रहा है इमरान खान साहब को, तो सिर्फ इस एक हाजिरी के लिए नहीं, लग ऐसे रहा है कि शायद इमरान खान साहब को किसी और केस में कोई अरेस्ट ज़रूर करेंगे। कुछ और
पीटीआई के लोगों को भी इस बात का थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि ये जो जितनी डेस्परेशन दिखाई गई, क्योंकि अगर सिर्फ वो वारंट सर्व करने होते तो इतना कोई हंगामा नहीं होता। क्योंकि अगर आपको याद हो, पहले दिन जो डीआईजी आए इस्लामाबाद से, वो जो क्राउड को यही कह रहे थे कि हम इमरान खान साहब को अरेस्ट करने आए हैं, आप हमारे कानूनी काम में रुकावट ना बने। तो अब जो लग रहा है ऐसे ही लग रहा है। चलें वो तो देखते हैं। अब आने वाले दिनों में इलेक्शंस के हवाले से जो लाहौर से जो पंजाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं, आरओज जो इस वक्त ले रहे हैं, कागजात नामजदगी जमा कर रहे हैं, उन्होंने भी शिकायत कर दी है कि जी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये पहला मरहला है जहां पे आप कागजात नामजदगी जमा कर रहे हैं, वहां पे भी सिक्योरिटी का इशू उठा दिया है, तो इसका मतलब है कि इलेक्शंस कतई तौर पर कोई भी कराने के मूड में नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन उसमें भी वाज़ेह तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने और उसके बाद सेक्रेटरी दिफा ने कह दिया था कि जी हमारे पास लोग नहीं है सिक्योरिटी देने के लिए। वज़ीरात खजाना पहले कह चुकी हमारे पास पैसे नहीं है। वो एक मामला है, वो एक बहुत संगीन मामला है। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि इनका कतई तौर पर इरादा नहीं लग रहा इंतखाबात कराने का, तो वो एक आईनी तहरीक चलाएंगे। अब आईनी तहरीक चलाने का मतलब ये है कि मामला दोबारा कोर्ट्स में भी जाएंगे, और दूसरा इमरान खान साहब यानी कि आइन बचाने की तहरीक के आइन बचाओ तहरीक चलाएंगे, क्योंकि ये संगीन आइन की खिलाफ वर्जी होगी। वैसे तो ऑलरेडी हो चुकी हुई है, क्योंकि 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो रहे, वो तो ऑलरेडी हो चुकी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया इलेक्शन कमीशन को और केयर टेकर सेटअप को कि नहीं जी आप ये चीजें देख लें। अच्छा ज़मीर हैदर साहब, बाकी ज़मीर हैदर साहब, बिल्कुल ये इंतखाबात वाला जो एक मामला है, ये तो वाकई देखा जाएगा आने वाले दिनों में कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होते हैं या नहीं। इवन लाइक अदालत के भी ये अहकामात हैं। अब इस सारी सूरत हाल में ज़मीर हैदर साहब, आपको क्या लग रहा है कि कुछ पर्चे भी हैं इमरान खान साहब पर जिनमें दहशतगर्दी की दफात भी हैं, तो उनको अब इस्लामाबाद बुलाना और जलसे की इजाजत ना देना लाहौर में, और फिर ऐसे गुमनाम पर्चे भी, आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी? कि क्या अब ताकत के इस्तेमाल से तो गिरफ्तारी नहीं हुई, थोड़ा डिप्लोमेटिकली खेला जाएगा इमरान खान को थोड़ा साइड पे करने के लिए? नहीं, देखें, एक पंजाबी में कहते हैं कि भगा भगा के मारना, भजा भजा के मारना भी एक तरीका है। राना सनाउल्लाह साहब इज वेरी स्मार्ट इन दीज थिंग्स। और जो लग रहा है वो तो यही है कि इमरान खान साहब को, जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे पर्चे हैं, तो अगर यही तोशाखाना केस में जिसमें कल उनको वहां पे 18 तारीख को सेशंस कोर्ट में आना है, उसमें अगर वो सिर्फ हाजिरी देकर जाते हैं, तो उनके पास जो केसेस हैं जिसमें अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है कल सुबह हो जाए, आज रात को हो जाए, और उसके बाद वहां पे इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाए। आइडिया इनका यही है हुकूमत का कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाए ताकि उनको कंटेन किया जा सके। लेकिन शायद हुकूमत एक चीज ये नहीं समझ रही कि इमरान खान साहब को वो खुद भी अब ये कह चुके हैं कि मुझे अगर अरेस्ट भी कर लोगे तो अब ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। लोगों में जो इस वक्त सिचुएशन है, अभी आपकी रिपोर्टर भी वेदर का हाल बताते हुए कह रही थी कि मैं सब लाहौरियों को कहूंगी कि निकलें, हलवा पूड़ी खाएं, हलवा पूड़ी का नाश्ता करें। मुझे एक बात बताएं जमील, आज कोई पूड़ी अफोर्ड कर सकता है किसी दुकान पे जाके खाने को? एक आम आदमी आप बिल्कुल भी नहीं। सर सही कह रहे हैं आप। जो हालात इस वक्त बन चुके हुए हैं वो तो बहुत ही परेशान कौन है। महंगाई जिस नैज पे जा चुकी हुई है, लोग तो बहुत परेशान है। और दूसरा फिर कल इसहाक डार साहब ने जो नेशनल असेंबली में, सेनेट में, जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की, वो जो 75 इयर्स ऑफ सेनेट मनाए जा रहे हैं, उसमें डिप्लोमेट्स भी बैठे हुए थे। और मैं आज सुबह के अखबारात देख रहा था, उसमें ई ट्रिब्यून में जो हेडलाइन है वो ये है, डार स्लैम्स अनकस्टमरी IMF एटीट्यूड, स्नब्स डिमांड फॉर अबेंडनिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। यानी कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी कोई आवाज उठा रहा है, कोई आपको कह रहा है कि आप अपना लॉन्ग मिसाइल जो रेंज है उसको, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं जो कि वॉरहेड, जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते हैं, उसकी रेंज कम करें। क्योंकि अभी हमने शाहीन 3 का शायद एक तजर्बा किया है जो कि 2750 किलोमीटर तक जा सकता है। तो ये
हैं बहुत तशवीशनाक हैं। बहुत कि तशवीशनाक, क्यों इसमें इमरान कोई खान शक नहीं है, बिल्कुल। और ये 2 हफ्ते पहले भी ये खबर आई थी, ज़मीर हैदर साहब, 2 हफ्ते पहले भी ये खबर आई थी कि आउट ऑफ 175 हमारे कुछ असासे हैं जिनको फ्रीज कर दिया गया, ऐसी भी कुछ खबरें आई थी, कयास आराइयां थी। तो उसके बाद ऐसी लेकिन खबर का आ जाना, बिल्कुल। This is very strange and simultaneously जब आप IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और वहां से अभी तक कोई पॉजिटिव नोट नहीं आ रहा, अमेरिका की आप मिन्नतें कर रहे हैं कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करे IMF के ऊपर। यहाँ मैंने अपने प्रोग्राम में भी खबर बताई थी कि इस्लामाबाद के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और अमेरिकन एम्बेसडर एक न्यूट्रल जगह में, एक ओपन ग्राउंड में, दोनों हेलीकॉप्टर से वहां पे लैंड करते हैं और वहां पे वो दोनों मिलते हैं, वॉक करते हैं उस लॉन में, बहुत बड़े लॉन में, ग्राउंड में, और अब 15 से 20 मिनट वो दोनों 1-on-1 वॉक करते हैं और एक न्यूट्रल जगह पे। अब एक तो ट्रस्ट डेफिसिट ये है कि जी आप किसी ऑफिस में बैठ के, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अमेरिकन एम्बेसडर आने को तैयार नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर कहीं ऐसी जगह पे बैठ के बात करने को तैयार नहीं है जहां पे खदशा हो कि बगिंग हो रही है या टेप हो रहा है या कोई और भी। तो ट्रस्ट डेफिसिट ये है कि दोनों एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे कि किसी और यहाँ डेलीगेशन लेवल पे बात की जाए। 1-on-1 वॉक करके गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद वो वहां से जो है निकल जाते हैं। तो हालात अगर 1.5 महीने की पुरानी बात है और जुमे का रोज था, तो दोपहर कोई 3 बजे ये मुलाकात हुई थी। तो बात यह है कि अगर हालात इस तरफ जा रहे हैं तो इनको चाहिए, क्योंकि कोई भी आपका जो मुल्क है या जो बायलैटरल डोनर है या मल्टीलेटरल डोनर एजेंसीज हैं, जिसमें आपके जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी ये नजर आ रहा है कि अगर अनसर्टेनिटी इसी तरह रही तो मामला बेहतर नहीं होंगे, और फिर अगर मामला बेहतर होते नजर नहीं आते तो किसकी गारंटी पे वो आपकी मदद करें, किसकी गारंटी पे आपको पैसे दें। क्योंकि अगर आपके पैसे आने के बाद 4 महीने बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, तो फिर मामला तो और चेंज हो जाते हैं। तो वो तो सब हर कोई यही चाहेगा कि जो कम से कम 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आती है गवर्नमेंट, उसके साथ बात की जाए, उनको पैसे दिए जाएं, उनके साथ फंड्स की मतलब ऑफ कोर्स उनकी गारंटीज ली जाएं कि जी अगले 5 साल तो ये पॉलिसी रहेगी। अब आप इतनी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आपकी है, अनसर्टेनिटी आपकी है, आपके एसेट्स जो बेसिकली ज़मीर हैदर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आपके ख्याल में अब अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, क्योंकि IMF कर्जा नहीं दे रहा और पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है अमेरिका की मदद लेने के लिए। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, अमेरिका को बेसिस भी चाहिए और कुछ लोग तो कहते हैं कि जी उनको बेसिस हम दे चुके हैं, बिकॉज अमेरिका अभी भी अफगानिस्तान पर नजर रखना चाहता है और वो हमें कह चुका हुआ है कि वॉर ऑन टेरर पे पाकिस्तान के जो है वो सपोर्ट करेंगे, या जब भी हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो वो हमारे साथ रहेंगे। तो उसकी बड़ी वजह रीजन यही है, अभी भी हम देख रहे हैं कि हम कहते हैं कि जी अफगानिस्तान से लोग आते हैं, यहाँ पे टेररिज्म की करते हैं और फिर वहां से यहाँ पे वापस चले जाते हैं। तो एक तो जाहिर बात है ये इशू है। अब एक तब्दीली और भी आ रही है, वो है सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, के लिए शायद प्रॉब्ली अमेरिका इतना कोई खुश नहीं होगा। मगर नहीं भी होगा तो खैर वो अब शायद कुछ कर नहीं सकेगा। तो अब वो पहले तो ईरान के ऊपर भी तो उनकी बहुत गहरी नजर थी, खासतौर पर उनके न्यूक्लियर एसेट्स की वजह से, न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। तो अमेरिका, फिर चाइना, सीपैक, वो तो उसको कभी भी सूट नहीं करता था और आपने देखा कि किस तरह ऑलमोस्ट सीपैक जो है वो अब रोल हो चुका है। अब हम दोबारा चाइना के साथ मामला बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने हमारे वो जो पैसे थे जो उन्होंने हमने उनको देने थे उसको रोल ओवर उन्होंने किया है। मजीद भी हम उनसे कुछ मामला बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका के जाहिर बात है इंटरेस्ट तो बहुत सारे हैं। अब अमेरिका, ज़मीर हैदर साहब, डू यू थिंक कि पाकिस्तान रशिया चाइना ब्लॉक का हिस्सा ना बने तो उसके लिए भी एक दबाव डालेगा अमेरिका पाकिस्तान पर? उसको अड्डे चाहिए हों या ना चाहिए हों, या हम दें या ना दें। उसके अलावा भी देखें, इंडिया भी एक तजब्जुब का शिकार है कि मैंने किस तरफ जाना है, और खबरें अंदर से ये आ रही हैं कि इंडिया इज़ प्रीटी मच श्योर कि वो रशिया चाइना ब्लॉक का हिस्सा बनेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इस खित्ते में इस्तेहकाम के लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी होगा।
तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पर इसलिए भी एक दबाव है, लाइक IMF से कर्जा ना मिलना, अमेरिका का बार बार दरवाजा खटखटाना, 2 बार तो हम जा चुके हैं और वजीर खजाना तो अपने मुंह से भी कह चुके हैं जी अब हम अमेरिका के पास जाने का फैसला किया है कि अपना किरदार अदा करें हमें कर्जा देने में। तो आपको लगता है क्या ये रीजन भी हो सकती है कि हम इस ब्लॉक का हिस्सा ना बने? देखिए, इंडिया की जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं पे भी जाके बैठ जाए वो बड़े आराम से कंफर्टेबल है। वो रशिया के साथ सारी डील्स कर रहा है, वहां से ऑयल भी ले रहा है, वहां से वो जो भी उनकी ट्रेड है वो रशिया के साथ बड़ी नॉर्मल चल रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाते हैं एंड आई वाज देयर एज वेल इन मॉस्को, और वापस आते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि आपके आर्मी चीफ कहते हैं कि जनाब वो तो मतलब एक नहीं कर जाना चाहिए था। हालांकि नंबर 3 एजेंडा आइटम जमील उसमें उस पूरे दौरे के में एजेंडा जो होता था जिस पे टॉक्स होनी थी उसमें बाइंग ऑफ फ्रेश न्यू डिफेंस इक्विपमेंट था। तो ये हो नहीं सकता था कि आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री या आर्मी चीफ उस वक्त उस डेलीगेशन के जो इमरान खान साहब का विजिट था मॉस्को का उसमें उनकी कंसेंट शामिल ना हो। लेकिन अमेरिका बहादुर के दबाव में आकर उन्होंने वो बात की, और फिर मुझे अच्छी तरह यहाँ मालूम है इस्लामाबाद में डिप्लोमैट्स जो है वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि व्हाट हैपेंड देयर और क्यों गए और कैसे हुआ क्या हुआ, और एग्जैक्टली उसी दिन जो है रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गई थी। तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन इंडिया इज कंफर्टेबल। इंडिया की उसके आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें, उनको परवाही कोई नहीं है। उन्होंने इतना बड़ा फ्लीट पूरे इंडिया की हिस्ट्री का एयर फ्लीट जो है वो जहाज ऑर्डर कर दिया है, मंगवा रहे हैं। हम यहाँ पे जहाज नहीं उड़ा सक रहे, वो नए जहाज मंगवा रहे हैं। तो बात यह है कि इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है और अमेरिका इंडिया को भी कभी छेड़ेगा। प्रॉब्लम सिर्फ हमसे है क्योंकि जो है इस वक्त लेके बैठे हुए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे मांग रहे हैं। तो फिर जो पैसे मांगता है उसके ऊपर डिक्टेशन भी आती है, और फिर हमें चाहे वो कान पर मरोड़ कर कहेंगे जी आपने इस ब्लॉक में नहीं जाना, आपने उस ब्लॉक में आना है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त ये है कि हम लोग, मेरा नहीं ख्याल ज़मीर अदर साहब हमारे साथ रहिए। खाकार नजीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करते हैं क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान की जानिब से IMF की तमाम शराइत मानी गई और उसके बावजूद हमें पैकेज नहीं मिल रहा, और पेट्रोल की कीमतें हैं कि वो हमें आए रोज़ जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो रिलीफ मिलना तो दूर की बात, आप अगर कंपैरिजन भी करें तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो रही हैं पेट्रोलियम मसनूआत की और पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही हैं। अब खाकार नजीब साहब, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, पाकिस्तान की जो इकॉनमी जिस तरह वायर हो गई है उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान में पेट्रोल की इस वक्त जो कीमत बढ़ी है उसकी तो 2-3 मेन वजूहत हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट जो अभी कम हुई है, ये दुरुस्त है बिकॉज एक बैंक का क्राइसिस हुआ US में, तो उसकी वजह से एक होप ये लगी है कि जो ग्रोथ है वो उस तरह नहीं होगी और दुनिया में जो पेट्रोल की खपत है वो कम हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी आर सीइंग दिस के एक प्राइस का जो स्टीप डिक्लाइन है पिछले चंद दिन में आया है जी। एक तो यह है कि ये पास थ्रू होते हुए कुछ टाइम लगेगा, बट अदरवाइज ऑफ कोर्स अगर आप अपनी रुपी पैरिटी देखें तो उसमें आपने देखा है कि ऑब्वियसली रुपी 282 के करीब ट्रेड कर रहा है विद द डॉलर, और इसमें एक खातिर खा फॉल 180 रुपए से हम चले थे तो पिछले 12-14 महीने में आया है, उसका एक इम्पैक्ट पास हो रहा है। फिर ऑफ कोर्स एक PDL, क्योंकि हम एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन की रजीम में है, हम डायरेक्ट टैक्स कर नहीं सकते। हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए की है, इस वक्त पेट्रोल पे भी डीजल पे भी एक उसका इम्पैक्ट है। तो ये सारी चीजें मिलकर कीमत को यहाँ पे ला रही हैं। बट आई थिंक द गुड न्यूज इज कि द वर्स्ट ऑफ पेट्रोल फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स जो है वो इज ओवर, और अब अगर आप ये देखेंगे कि थोड़ी सी कीमत कम हुई है, वो उसका पास थ्रू आपको अगले 2 हफ्तों में या एटलीस्ट 4 हफ्तों में थोड़ा सा दिखाई देगा। बट what is most important is कि अगर IMF के साथ प्रोग्राम थ्रू होगा तो फिर जो एक्सचेंज रेट में कुछ बोथ साइड मूवमेंट होगी, इसलिए कि जो डॉलर्स का फ्लो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में बहुत वीक है और पिछले 12-14 महीने से वीक है। उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आपने ये देखी है कि आपके 18 अरब डॉलर के रिजर्व थे, आज वो 4.3 अरब डॉलर।
That is in the short run where we see the economy. जी खाकान नजीब साहब, रमजान से पहले पेट्रोलियम मसनूआत और ये बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया गया उससे महंगाई बढ़ेगी। आपके ख्याल में हमारे अवाम इसका मुकाबला किस तरह से करेंगे इतनी महंगाई में? और फिर रमजान से पहले लोग सस्ते रमजान बाजार लगाते हैं, चीज़ों की कीमतों में कमी करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हालात जो है वो दिन ब दिन तनज़ली की तरफ ही जा रहे हैं। जी ये देखें, आप दुरुस्त कह रही हैं। इस वक्त जो प्राइसेस का बढ़ना है 31% एक CPI इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन जो है मेरा ख्याल है नॉर्थ ऑफ 40% है। ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी की वेज जो है वो 100 रुपए थी वो 140 रुपए हो गई हो, बट उसका जो फूड बास्केट है वो 140 रुपए पे चला गया, तो ऑब्वियसली ये हर्ट कर रहा है। इसमें तो ऑब्वियसली बहुत लॉन्ग टर्म मसाइल हैं जो हमारी इकोनॉमी के हैं, जो हमारी पैदावारी सलाहियत है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, दालें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, वीट हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, एडिबल ऑयल, फिर हम रॉ कॉटन भी इंपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी पैदावारी सलाहियत बहुत कमजोर है और हम अपने फंडामेंटल मसाइल जो है उनको हल नहीं कर पाए। पर शॉर्ट रन में तो जो बड़ी वजह है वो यही है कि हमारी सप्लाई साइड कई वजह से हिट हुई है। एक फ्लड्स की वजह भी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फ्लड्स ने पाकिस्तान को हिट किया है, क्रॉप्स डिस्टर्ब हुई हैं। नंबर 2, हमें चूंकि इंपोर्ट करना पड़ी चीजें और अगेन रूपी पैरिटी जो है वो वीकन हुई, तो आपको चीजें जो है वो महंगी पड़ी। दूसरा ये है कि कुछ डिमांड एक्सेसिव क्रिएट हुई कि मुल्क में हमने कुछ लोन्स ऐसे दिए जिसकी वजह से शायद डायरेक्ट इन्फ्लेशन तो ना हुई हो, बट इनडायरेक्टली ऐसा जरूर हुआ है कि हमारा जो खसारा है बड़ा है करंट अकाउंट का, और उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर आया है। और एक वजह ये भी है कि आप याद रखिए कि हुकूमत जब बहुत बड़े खसारे रन करती है, जिसको हम कहते हैं मालियाती खसारा या फिस्कल डेफिसिट, तो ऑब्वियसली इसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी में कोई अच्छा नहीं आता। ये हमारे मेजर मसाइल हैं, पर इन द शॉर्ट रन हमारा सबसे बड़ा मसला डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का है, जो कि IMF के अलावा कोई हल नहीं कर सकता। और IMF को करने में हमने जो डिले किया, मसलन 3 नवंबर को ये प्रोग्राम होना था, आप देखिए कि आज हम खड़े हैं मार्च के मिडिल में, और अभी भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम जो है वो कब शुरू होता है, क्योंकि हमने इनहराफ किया उस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से जो डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। और आप ये कोई भी मईशत, और मैं इसलिए कहता हूँ कि इसको हमने कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया मैटर को। IMF ने अभी एक मुआहदा किया है बांग्लादेश से। बिल्कुल, और जी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। ये तमाम मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, और आने वाले दिनों में देखना होगा कि महंगाई सूरत हाल क्या होगी। बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, और खाकान नजीब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद होंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, यूर वाचिंग सुनो पाकिस्तान। और अब बात करेंगे सिंध की, जहां पर HIV से मुतासरा 324 बच्चे हलाक होने का इंकशाफ हुआ है। और महकमा सिंध की जानिब से जो है वो सिंध में HIV से मुतासरा 324 बच्चे 4 साल में, जबकि 1 साल की जो उम्र के बच्चे थे वो भी काफी 1 साल के दौरान 164 हलाकतें हुई हैं। तो लड़कियों की तादाद 117 इसमें, और सिंध में HIV से मुतासरा बच्चों की तादाद 2865 हो चुकी है। गुज़श्ता 2 माह के दौरान HIV से 17 मजीद बच्चे भी मुतासिर हुए हैं। इस पर एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान भारत और नेपाल के बाद एड्स की वबा में जनूबी एशिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में इस वक्त 2,10,000 अफराद एड्स की वजह बनने वाले वायरस HIV से मुतासिर हैं। इनमें से 54,000 मुल्क भर में कायम 51 एड्स मराकज में रजिस्टर्ड हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 2021 तक दुनिया भर में 3,80,40,000 अफराद HIV के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनमें 17 लाख बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान में एड्स के वायरस का शिकार होने वालों में 1,70,000 15 साल या इससे ज्यादा उम्र के मर्द और 41,000 खवातीन, जबकि कम उम्र बच्चों की तादाद 46,000 है। मुल्क में एड्स की वजह बनने वाले वायरस HIV के साथ जिंदगी बसर करने वाले सिर्फ 52% बच्चों को जिंदगी बचाने वाला इलाज मैसर है।
जारी दादोशुमार के मुताबिक बलोचिस्तान में 31 अक्टूबर 2022 तक HIV से मुतासरा रजिस्टर्ड अफराद की तादाद 1665 है। वजारत सेहत सिंध के जारी दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद HIV मुतासरा अफराद में से 43% यानी 90,000 अफराद सूबा सिंध में मौजूद हैं। सिंध के 16 HIV ट्रीटमेंट सेंटर्स में तकरीबन 20,000 मुतासरा अफराद रजिस्टर्ड हैं। इनमें 46% का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत सिंध ने HIV एड्स का इलाज ना कराने को काबिल सजा जुर्म करार दे रखा है, जिसके लिए 50,000 से 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा भी मुकर्रर की है। पंजाब में अब तक 21 लाख अफराद की HIV स्क्रीनिंग की। इनमें 37,000 अफराद में HIV एड्स की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एड्स कंट्रोल स्ट्रेटजी 2021 का 2025 नामी एक रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में एड्स के साथ जिंदगी गुजारने वालों की कुल तादाद 12,000 के करीब है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। एक बार फिर खुशामदीद, आप देखते हैं सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, जहां हम सोशल इश्यूज की बात करते हैं, वहीं एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में देखने में आ रहा है कि आए रोज़ तलाक के रुझान में इजाफा हो रहा है। बहुत सी रिपोर्ट्स मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचती हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में मजमूई तौर पर तलाक के 13,000 केसेस फाइल किए गए, जिनमें 6,000 का तरीक़ाकार मुकम्मल हुआ और 7,000 केसेस कोर्ट्स में अभी ज़ेरे इल्तवा है। और एक सर्वे के मुताबिक रोजाना 100 से ज्यादा केसेस फाइल किए जा रहे हैं, which is very unfortunate situation। और अगर तलाक केसेस की हम बात करें, फाइल करने की जो ज्यादा रेशो है वो खवातीन की है। और इस अहम इशू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नाइला दस्तगीर हाशमी साहिबा, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। नाइला साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वजूहात हैं जो तलाक में रुझान में इजाफे का बाइस बन रही हैं? जी, अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले तो ये है कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी हम डेली रूटीन में हम देख रहे होते हैं, आप बिलीव करें इस चीज़ पे कि फैमिली केसेस अगर हम देखें डेली कितने आ रहे हैं तो 150 से ज़ायद। यानी ये रोज़ाना की बुनियाद पे खुला के भी हैं और तलाक के भी। और इस चीज़ को देख के तो इंसान ये सोचता है कि क्या ये इसकी क्या वजूहत क्या है। जहाँ पर भी डिस्कस करें, जहाँ पर भी देखें तो ज़्यादातर ये देखा गया है जो छोटी छोटी मामूली जो है घरेलू चपकेश है या कोई छोटे छोटे इश्यूज हैं जिनको हम बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन उनको लेके इतनी बड़े ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि आखिर में खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करके तलाक की सूरत में एक शराजा बिखर जाता है घर का। तो मेन रीज़न तो ये है। फिर इसके अलावा जो हमारे अब जो करंट सिनेरियो जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, हम लोग फाइनेंशियली शायद स्टेबल नहीं रहे। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ भी मेन। इस चीज़ को पहले इतना नहीं समझा जाता था, लेकिन ये लास्ट कुछ साल से, जैसा कि आपने अभी कहा जी, कि वाकई आए दिन अब हम देख रहे होते हैं। पहले कभी कहीं होता था खुला का केस आ गया या हमारे पास ये डाइवोर्स का केस आ गया, लेकिन अब डेली बेसिस पर मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ मोर देन 150 केसेस जो है ये इंस्टीट्यूट होते हैं फैमिली कोर्ट्स में। नाइला साहिबा, आप क्या ये भी समझते हैं कि खवातीन का एक्सपोजर और जिस तरह से सोशल मीडिया की अगर बात करें, अब अपने राइट्स के लिए खवातीन इतनी वोकल हो चुकी हैं, इतना ज्यादा उस पर बात की जाती है, टीवी शोज के अगर हम बात करें, कैंपेन्स चलाई जाती हैं, विमेन राइट्स, फेमिनिस्ट जो है ना बहुत ज्यादा एक्टिव आजकल हमें नजर आती हैं। तो क्या इसकी वजह ये भी है कि खवातीन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है? अब उनको पता है कि उनके हकूक क्या हैं। जब उन पर तशद्दुद किया जाता है, वायलेंस किया जाता है, तो वो इस चीज को टॉलरेट नहीं करती। जी बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कहूँगी, टू सम एक्सटेंड ये बहुत ज्यादा हो चुका हो, बहुत ज्यादा। मीन्स पहले हमारी खवातीन थी तो उनमें और अब हम लोगों में काफ़ी फ़र्क आ चुका हुआ है। और वाकई में अब मर्दों से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं वो जान चुकी हैं ये मेरा राइट है, ये है। आपको पता है वुमेन प्रोटेक्शन बिल भी पास हो चुका हुआ है, बिल का कानून बन चुका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर आकर के वो चीज़ें कि जिनको पहले समझा जाता था नहीं इसको हम घर में सेटल कर लेंगे, उनको ख़वातीन बाहर लेकर आ रही हैं। एक खातून हूँ मैं भी, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि ये इस चीज़ ने भी पकड़ के हमारे माशरे का सिस्टम काफी थिंक नाइला साहिबा कि ये एक तरह से बेहतर भी है, जहां पर खवातीन पर जुल्म किया जाता था, उन पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिपोर्ट किए जाते थे। अब खवातीन, अगर हम अपनी शोबिज़ एंड मीडिया इंडस्ट्री की भी बात करें तो बहुत सारी खवातीन सामने आई हैं, बहुत वोकल होकर सामने आई हैं।
उन्होंने कैंपेन्स चलाई हैं, फिर उनको उनका हक दिया गया और है। उन्होंने अपना राइट्स प्रैक्टिस किए हैं Practice और किए हैं। नहीं, ये तो इस चीज को तो मैं भी कहूंगी बिल्कुल। देखिए, अब मैं आपके सामने मैं भी मिसाल हूँ, मेरी जैसी बहुत सी खवातीन हैं जो कि अपने हर प्रोफेशन में आगे आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पहले की निस्बत बहुत ज्यादा अब ये चीज बढ़ चुकी है। ये ठीक भी है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि कुछ जो हमारी एक लिमिटेशंस हैं, यानी हम यूरोप में नहीं रह रहे, हम जिस माशरे में रह रहे हैं उन चीज़ों को हमें बिल्कुल देखना चाहिए कि हमें किस तरह से एक अपनी रिस्ट्रिक्शंस, अपनी लिमिटेशन, इन चीज़ों को हमें एक देखना चाहिए। boundaries- मिसाल के तौर पर वो क्या एग्जांपल्स हैं? मैं अगर नहीं, चाहूँ एग्जाम्पल्स दे हैं। एक में बात है कि शायद आपको इस चीज़ से आप अपोज भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि जो सोशल मीडिया की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, घरेलू इस्तेमाल भी है इस चीज़ ने भी वो पकड़ इसकी एक बड़ी वजह के बन रहा है। बहुत ज़्यादा। मीन्स हम एक फैमिली बैठे हुए हैं, पहले ये होता था कि हम डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ इश्यूज को, और यहाँ पर आके कम्युनिकेशन गैप हमारा बहुत ज्यादा हो चुका है। बिल्कुल, और एक फेक इमेज जो प्रोजेक्ट किया जाता है सोशल मीडिया पर, और जो परफेक्ट कपल का एक इमेज दिया जाता है, कुछ तस्वीर शेयर की जाती हैं, उसको देख के आपको नहीं लगता इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फिर बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, खवातीन भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गई हैं कि जी उसने तो ये किया, आपने ये नहीं किया, फिर कंपैरिजन जहां पर शुरू हो जाते हैं तो रिलेशनशिप्स बहुत अच्छा, खराब होते डिमांडिंग हैं। के साथ बिल्कुल। साथ मुझे ये लगता है, अगर आप इसमें ऐड करना चाहें, मुझे ये लगता है डिमांडिंग के साथ साथ खवातीन जो है ना, वो अब बेसिकली सोशल मीडिया एंड थ्रू मीडिया हमारे ड्रामास भी, मैं कहूंगा कि अब तो टॉपिक ही यही है, टॉपिक्स ही ठीक है? एग्जैक्टली। अच्छा, वो उसमें दिखाया जाता है कि एक जब विन विन पोजीशन हो जाती है ना, तो खातून को लगता है घर में बैठी हुई भी कि मेरे साथ भी सेम यही होगा और मेरे लिए भी विन विन पोजीशन हो Win-win जाएगी। position हालांकि होगी। मुआशरे जी में- बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हकीकी एक जो जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, और एक ये जो ड्रामा की और जो स्टार प्लस वाले स्पेशली ड्रामे उस किस्म के हमारे भी बन रहे हैं, तो उनमें जो चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, बहुत ज्यादा। हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है। एक और जो वजह मैंने देखी है वो पसंद की शादी, जहाँ पर तलाक की आपके one of the reasons। अच्छा, बहुत- पसंद की शादी पे ज्यादा रेशो है? जी बिल्कुल। जहाँ आपके पेरेंट्स विलिंग नहीं होते, आप पसंद की शादी करते हो, और वहाँ पर आपको लग रहा होता है कि शायद हम कोई किसी और ही दुनिया में जाके आबाद होंगे। वो पहले वाले में और बाद वाले में बहुत ज्यादा फर्क होता है। रहना तो हमने माशरे में है ना, बिल्कुल, फैमिली में रहना ना, तो ये चीज नाइला साहिबा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं है कि आपका शादी से पहले कोई इंटरेक्शन हो उस तरह से, या आप किसी को मिल के जान सकें। तो वो तमाम लड़कियां जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, वो शादी करने वाली हैं, क्या मैसेज देंगी? किस तरह से, क्या माओ को पहले बच्चियों को ट्रेन करना चाहिए, या फिर इसके लिए क्या कोई प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए कि किसी के साथ आपने जब जिंदगी गुजारनी है, फिर आपने घर बसाना है, जी जी। तो ये बहुत जरूरी है। वो आपके माँ बाप का घर नहीं है, थिंग्स, वैल्यूज, हर चीज वहाँ पर बहुत डिफरेंट है। तो क्या मैसेज देंगी? अच्छा, यहाँ पर आके एक थोड़ा सा मैं अपना व्यू भी आपको बताना चाहूंगी कि बच्चियों की तो हम लोग कहते हैं कि तरबियत होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। मैं कहती हूँ बच्चियों से ज्यादा बच्चों की तरबियत होनी चाहिए। उनको भी बताना चाहिए कि आपने एक फैमिली, एक सिस्टम लेके चलना बिल्कुल। है। एक बच्ची, एक लड़की आ रही है, बिल्कुल टोटली उसका माहौल है, उसको इतना सा टाइम तो आप दें कि वो आके समझ सके। उसको ये नहीं कि आते साथ आप एक डिफरेंट देखें, एक आप मामूली से जानवर भी लेकर आते हो ना, तो वो भी आके पहले देखेगा माहौल Adjust कि करेगा। कैसे, ठीक है ना। तो एक जीता जाता इंसान आप लेकर आ रहे हो, तो उसके लिए बच्चियों की तरबियत तो जरूरी है ही है, मगर मैं कहूँगी बेटों की तरबियत पे भी उतना ही हमें फोकस करना है। ट्रू दैट। हमारे माशरे में हमें बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसमें बेसिकली एक तरफ माँ होती है, एक तरफ बहन होती है, एक तरफ फिर आपकी बीवी, एक एडिशन हो जाता है जी, बिल्कुल। फैमिली में। तो वो जो मर्द होता है वो बेसिकली उसकी वो अक्लमंदी होती है कि अब उसने किस तरह चीजों को मैनेज और बड़ा मुश्किल होता है ये। और बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल तो होता है। बेसिकली आपकी बात बिल्कुल सही है कि माओ को जहाँ बेटी की ये तरबियत की जाती है कि आपने दूसरे घर जाना है और इस तरह रहना है और चीजों को चलाना है, इस तरह मर्द की भी ट्रेनिंग होनी बिल्कुल। आप चाहिए। एक फैमिली को लेके चलोगे, जाहिर है हेड ऑफ योर होम तो वही है ना, आपके हाउस का सरबरा तो वही है ना। तो वो एक सिस्टम को जब लेके चल रहा है तो बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ, ठीक है। आप एक जो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। उसमें आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, हर रिश्ते को देखें, हर रिश्ता इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे पहला कहा कि हम यूरोप में नहीं रह रहे, यहाँ हमें रिश्ते देखने पड़े, एक चेन है ना पूरी की पूरी, तो उसमें बहुत ज्यादा अक्लमंदी और मर्दों की, बच्चों की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया आपने। नाइला साहबा, अब थोड़ी कानून की बात कर लेते हैं। जी जी। क्या हमारा कानून जो है वो भी इतना ही स्ट्रांग है, और किसी को भी इंसाफ दिलवाने में क्या आज भी कोई मुश्किलात पेश नहीं आती? क्योंकि लोग गिले शिकवे भी करते हुए बहुत नजर आते हैं कि बहुत सी चीज़ें, फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं, और पैसे की बुनियाद पर बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी ज्यादतियाँ हो जाती हैं। तो वहाँ पर कानून हमें कहाँ खड़ा हुआ नजर आता है?
कानून अगर देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रहा है, लेकिन ये है कि वाकई में हमारे माशरे में मैं अगर एक लॉयर होने के अलावा भी बात करूँ कि कॉम्प्लिकेटेड सब कुछ वाकई में हो चुका। अब जो करंट सिनेरियो है या जो हमारी सिचुएशन अब मुल्की हालात जा रहे हैं, आप इन्हीं को देखते हुए देखें कि कानून उस तरह से यानी टाइम लगता है हर चीज़ को मैनेज करने में, हर चीज़ को संभालने में। तो प्रैक्टिस तो जारी है, लेकिन ये आप बिल्कुल मैं सही बात है, इससे एग्री करती हूँ कि हर चीज़ बहुत स्लो हो चुकी हुई है। यहाँ पर स्पीडी जस्टिस की ज़रूरत है, जो कि मतलब और इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो उसका प्रोसेस भी हमारे यहाँ बहुत स्लो है। जी, मैं वही तो कह रही हूँ कि स्पीडी जस्टिस नहीं है। ADRs अब जैसे शुरू कर दिए गए हैं तो नाइला साहिबा, व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि यही वजह है कि खवातीन आजकल अपने सोशल मीडियाज पे इतनी एक्टिव होके, वोकल होके अपनी आवाज उठाती है, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर उनको सुना जाएगा जी, और फिर खवातीन बिल्कुल और खवातीन भी प्रोसेस स्लो है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे नहीं पता, मुझे ऑन एयर ये चीज डिस्कस करनी चाहिए नहीं, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है हमारे सिस्टम की। मैंने ऐसे केसेस स्टडी किए कि मर्द ने औरत को तलाक दी और उनका एक बच्चा है, ठीक है, वाइल प्रेगनेंसी तलाक दे दी या उसके बाद दे दी, तो औरत ने अब जब तलाक दी जाती है तो कानून कुछ और है, जब तलाक दी जाती है तो कानून कुछ और है। रिलेटेड टू खर्चे की बात कर रहा हूँ। तो इतनी बेहिसी है हमारे मुआशरे में कि उस मर्द ने जाके अदालत में ये कह दिया ये तो मेरा बच्चा ही नहीं है। अच्छा, अदालत ने टेस्ट का कहा और सारा, तो वो हॉस्पिटल में उसने मैनेज कर लिया और हॉस्पिटल ने लिख के दे दिया कि जी ये इसका बच्चा नहीं है। तो आप देखिए ये बेहिसी की तरह है, और बेहिसी के साथ साथ लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में। हमारा सिस्टम ही इस तरह वो इतना स्ट्रांग नहीं है, यानी सिस्टमाइज ही ऐसा कर दिया गया है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम। और ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना हमारे सिस्टम में। आप किसी को भी ब्राइब कर सकते हैं, आप पैसे देके अपना काम करवा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बस हमारे रोज इस पे बात करते हैं कि हमारे मुल्क की सूरत हाल जो है वो उसमें बेहतरी आए, और ये आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है। बहुत हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो ओहदेदार हैं वो भी इस तरफ तवज्जो देंगे। नाइला साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर बात करना डिटेल के साथ बहुत जरूरी था। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यूर वॉचिंग सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और जब हम सुबह PSL की बात कर रहे थे तो मैंने जमील को बहुत मिस किया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, जिस चक्कर में मैंने एलिमेंट्री भी बोल दिया। तो कुछ नहीं हो जाता है कभी कभी एक्साइटमेंट में। यस साहब, आप थे ही नहीं। मैंने जी आप थे ही नहीं। मैंने कहा कोई है ही नहीं, खुलेगी कोई नहीं। आपने एलिमेंट्री स्कूल में जाके उर्दू पढ़ी होती ना टाटों पे बैठ के, तो कभी भी मुंह से नो कमेंट्स। वैसे कैसा महसूस कर रहे हैं मुझे ये बताएं। मैंने कहा था आई एम सपोर्टिंग मुल्तान सुल्तान एंड आई एम सपोर्टिंग पेशावर ज़ल्मी। आपने कहा था मैं पेशावर ज़ल्मी को भी सपोर्ट कर रही हूँ, मुल्तान सुल्तान को भी, लेकिन चूंकि मैं रहती लाहौर में हूँ तो मैं लाहौर को भी कर रही हूँ। तो ये अच्छा, मैंने नहीं बोला, ये अच्छा सीन है कि जो जौन सी टीम जीत रही हो उस तरफ हो जाओ। सारी टीमें हमारी हैं, PSL हमारा है। और किसको सपोर्ट कर रही हैं आप अभी करंटली? आई थिंक मुल्तान सुल्तान, क्योंकि थोड़ी बेटर। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ट्रॉफी की दौड़ से बाहर कर दिया है और फाइनल में रिसाई के लिए आज ज़ल्मी और कलंदर्स में मैदान सजेगा। इसी वक्त बात करते हैं हाफिज इमरान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इमरान साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे मैच के बारे में? क्या लग रहा है फाइनल किस किस का होने वाला है? फिर देखिए, एक एहसास की आता है कि शायद कहीं पेशावर ज़ल्मी ये टूर्नामेंट ना जीत जाए, और अगर वो इस किस्म की सूरत हाल बनती है तो फिर तो बहुत ही गैर मामूली किस्म का नतीजा होगा अगर पेशावर ज़ल्मी ये टूर्नामेंट जीत जाती है। आज के मैच से हट के भी, सिर्फ आज का मैच ही नहीं, टूर्नामेंट भी जीत जाती है। दूसरा ये एहसास है कि लाहौर कलंदर्स को ये टूर्नामेंट जीतना चाहिए। अगर पेशावर ज़ल्मी, वैसे मेरा ये ख्याल है कि आज के जो मैच है इस पे से जो टीम जीतेगी उसके इम्कानात बढ़ जाएंगे। लाहौर के इम्कानात इसलिए भी ज़्यादा है कि उनकी टीम बेहतर है। वो मुल्तान से हारे हैं तो फाइट बैक कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं अपनी पहली शिकस्त का। तो मेरा ये दो एहसासात हैं। पेशावर ज़ल्मी ने जैसे उसकी वापसी हुई है ना टूर्नामेंट में, थोड़ा उसका कॉम्बिनेशन बेहतर हुआ। उनके जो अभी के जो गेंदबाज हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। कल भी जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली है, एक वक्त ऐसा भी आया था कल के मैच में कि लग रहा था कि अब आसानी जीत जाएंगे,
जब शोएब मकसूद और एलेक्स हेल्स बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कम बैक किया बहुत अच्छे अंदाज में, न सिर्फ रन रोके विकेटें भी हासिल की और वो अपने आप को अगले मैच के लिए उन्होंने अपनी जगह को महफूज बनाया है। साइम अयूब बहुत अच्छा खेले, बाबर आजम की बैटिंग बहुत अच्छी थी, फिर उन्होंने अपने बॉलर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, बर वक्त फैसले किए, बेहतर फैसले किए। डैरेन सैमी भी मुसलसल उनके साथ खड़े बातचीत इसी हवाले से कर रहे थे। तो एक अहम मैच था जिसमें बाबर ने कल कंट्रोल किया गेम को, खासा अच्छा कंट्रोल किया जब वो बॉलिंग कर रही थी। बैटिंग में तो वो करते ही रहते हैं, लेकिन कल उन्होंने अपने बॉलर्स का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत सी ऐसी गलतियां की। हम तो ये बात कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी नीचे से ऊपर कैसे आ जाते हैं। वो तो खैर मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसलिए भी हैरान उनके फैसले पे ना होंगे कि शाहीन है जी, लेकिन इस्लामाबाद ने कल कॉलन मिनरो को ऊपर से नीचे कैसे गिराया है, ये बहरहाल एक सवालिया निशान है कि एक ऐसा खिलाड़ी। अभी कल मैं स्टैट्स देख रहा था, आदादोशुमार तो ये बताते हैं कि वो जब ओपन करते हैं इनिंग्स का आगाज़ करते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा कामयाब है, उनका एक 100 भी है, उनकी जो बेस्ट स्ट्राइक रेट है और जो एवरेज है वो उनकी ओपन करते हुए है और वो यहाँ पर PSL में भी रन्स करते हुए आ रहे हैं। तो आप किस तरह से उनके बैटिंग ऑर्डर को एक ऐसे अहम मैच में जो आपके लिए नॉकआउट की अहमियत रखता है उसको आपने नीचे कर दिया और सर्कल का वो ज़्यादा बेहतर फ़ायदा उठा सकते थे और वो उठाते भी हैं और आपने उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे कर दिया। तो ये बहरहाल उनको कुछ हिकमत अमली के एतबार से जो गलत फैसले उन्होंने किए उसका उनको नुकसान उठाना पड़ा, खमियाजा भुगतना पड़ा, वो फाइनल की दौड़ से बाहर हुए हैं। दूसरी तरफ आमिर जमाल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। सलमान इरशाद को आप देखें, इब्तदा हुई थी जब इस 8वीं एडिशन की तो सलमान को बहुत अच्छी रिदम में नहीं थे, फॉर्म नहीं थी उनकी, बॉल उनके गिर नहीं रहे थे, लेकिन कल के मैच में उन्होंने उनके 4 ओवर्स ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा की इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए और वो बहुत अहम ओवर्स थे। फिर आमिर जमाल के ओवर्स भी बहुत अहम थे और उसका बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है इनिंग्स के दरमियानी हिस्से में, अब ये आज कलंदर्स के लिए भी कोई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस किस्म का मैच जीत के आते हैं कि आप बिल्कुल एक मौके पर मैच से बाहर हों और फिर आप अपनी बॉलिंग से वापस आते हैं तो एतमाद बेहतर होता है बॉलर्स का, तो वो काम आ सकता है उनको। दूसरी तरफ देखते ही हैं कि अब कलंदर्स करते क्या हैं, क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि स्टेडियम तब भी भरना है, वो जो 24,000 की कैपेसिटी है ना वो आपको तब ही भरना है जब कलंदर्स का फाइनल होना है। वरना क्राउड कम होता है। अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि जब लाहौर के मैचेस होते हैं तो आपको ज्यादा जोशो खरोश, जोशो जज्बा ज्यादा नजर आता है। हाफिज इमरान साहब, अगर ऐसा हो गया कि आज जिस तरह पेशावर और लाहौर का मैच है और लाहौर पेशावर को हरा के फाइनल में पहुंच जाए और फाइनल में मुकाबला होगा लाहौर वर्सेस मुल्तान का और लाहौर कलंदर्स मुल्तान को हरा दे, तो फ्रॉम नोवेयर अगर मुल्तान सुल्तान फाइनल जीत, अब लाहौर कलंदर्स अगर जीत जाती है फाइनल, फिर क्या बनेगा? मेरा क्या ख्याल है? ये अच्छा ख्वाब है, बट इट्स ओके, सारी टीमें हमारी हैं, ये PSL हमारा है, सारे झंडे हमारे हैं। मुझे तो अभी भी वाइब्स आ रही हैं कि जो फाइनल है वो लाहौर कलंदर्स जीतने जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट जो है ना ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल। नहीं, पहले तो ये रिकॉर्ड कर लेना मेरी बात, मुझे अब भी लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स फाइनल जीतेगा। अच्छा, मुझे ये वैसे नहीं लग रहा, लेकिन जो भी टीम जीतेगी आई विल बी हैप्पी, लेकिन अगर पेशावर और मुल्तान में से कोई जीत जाता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। ये तो एक डिप्लोमेटिक जवाब हो ना, कोई भी वो सारी टीमें हमारी। मैं कल बताऊंगी। इमरान साहब आप क्या कहते हैं? देखिए पहले ही इस टूर्नामेंट के पहले मैच से ही जिस तरह की लाहौर की टीम है इसको फाइनल जीतना चाहिए, ये इनको अपने टाइटल का दिफा करना चाहिए। ये जो ट्रॉफी इनके पास है ना, इसको ट्रॉफी को खुद कहना चाहिए कि मैं मुल्तान नहीं जाऊंगी, ना पेशावर, मैं पेशावर भी नहीं जाऊंगी। तो ट्रॉफी का अपना हक है कि वो ये कहे, क्योंकि इसके पास, इस टीम के पास इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छे और बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं, इनको जीतना चाहिए। ये बहुत ही इनके लिए ये बदकिस्मती होगी कि अगर ये टाइटल डिफेंड नहीं करते हैं या अपनी ट्रॉफी का दिफा नहीं करते हैं। इस वक्त भी जो 3 टीमें एक पहुंची हुई है फाइनल में और जिन्होंने आज खेलना है, इन तीनों टीमों में से सबसे बेहतर टीम बैलेंस के एतबार से वो लाहौर ही है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है चेज में अच्छे नहीं है, चेज में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनकी टीम के पास ज्यादा अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, ज्यादा नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं, ज्यादा बासलाहियत क्रिकेटर मौजूद हैं। आप देखें कि
किसी भी तरीके से जो इनकी टीम में खिलाड़ी हैं वो अपनी अपनी कौमी टीमों में फौरी तौर पर बगैर किसी रुकावट के जाते हैं। दीगर टीमों में ऐसा नहीं है, उनके पास या तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट को खैरबाद कह चुके हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनके बारे में ये तासुर है कि शायद ये इसी सतह तक ज्यादा बेहतर खेल सकते हैं। कलंदर्स के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं इंफरादी तौर पर भी जो गैर मुल्की भी हैं और जो पाकिस्तान जी बिल्कुल। भी हैं, जो और लाहौर कलंदर्स की टीम सर देखें आप साहब के सबसे पहले जेलिन होने वाली टीम लाहौर कलंदर्स है और प्लेइंग 11 को सबसे कम इसी ने छेड़ा है, इसी टीम ने छेड़ा, इसीलिए कंसिस्टेंटली जीत भी बहुत इस टीम के नाम हुई है। देखें सुखैरा साहब, ये हिना के ख्यालात बदले हैं कुछ जैसे जैसे हालात बदले हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो जैसे आपने जिक्र किया है वो जेलिन इसलिए हो गई कि ये खिलाड़ी, इनके जो ज्यादातर खिलाड़ी हैं ना, वो कई बरसों से पीएसएल में इकट्ठे खेल रहे हैं। आप राशिद खान को देख लें, हारिस शाहीन जमान को देख लें, आप फखर जमान को देख लें, डेविड वीसा को देख लें, तो इनके बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कई बरसों से साथ खेल रहे हैं। तो जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनको कोई रीग्रुप होने का टाइम नहीं चाहिए होता है, वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और एक दूसरे से वैसे ही खेलना शुरू करते हैं जैसे वो पिछले साल खेल रहे थे। तो की बात है। बिल्कुल 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 हाफिज इमरान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल सही कहा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइन। और अब देखना ये होगा, सिर्फ 2 मैचेस रह गए हैं आज के एलिमिनेटरी मैच में क्या एलिमेंट्री मैच में क्या है ना एलिमेंट्री मैच में आज के एलिमिनेटरी मैच में देखना होगा कौन सी टीम आगे जाती है और फाइनल्स में मुल्तान का मुकाबला किस टीम से होगा। अगेन मैं ये कहूंगा वेदर कंडीशंस भी कुछ भी हो सकते हैं, यू नेवर नो, बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, यू नेवर नो लाहौर कलंदर्स फाइनल में जाए और मुल्तान सुल्तान को हराकर टाइटल का दिफा करे और लाहौर कलंदर्स फाइनल जीत जाए। अभी वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। मैं बिल्कुल अच्छा ओके चलें, इस पर हम अगले हफ्ते बात करेंगे, अगले हफ्ते बात होगी। अभी वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिए। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।